जो भी लाइट आ रही है, लाइट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमारे पास में आ रहे हैं। कितना परसेंट कन्वर्जन हो रहा है उसमें? 60% कन्वर्जन। इसका टोटल एनर्जी का 60% कन्वर्जन अगर देखें तो पावर आपके पास दे रखी है इसका 60%, क्योंकि पावर होता है टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। आपको V1/V2 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? इसकी वैल्यू 1/√3 दे रखा है, तो V1/V2 की जगह रख दिया 1/√3। पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K बराबर QV, हम ये जानते हैं। तो यहाँ से K1 और K2 निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी तुरंत आएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ आएगी, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? इसका मास सबसे ज्यादा होगा, और हम जानते हैं सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा का। मैं आज T20 सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करूंगा, और 20 क्वेश्चंस की सहायता से हम मॉडर्न फिजिक्स का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको कैलकुलेट करना है। 10 वॉट का लैंप है, और इसमें कह रहा है 60% ऑफ कंज्यूम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, और वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब आप देखिए, ये हम जानते हैं n बराबर होता है बच्चों P लैम्डा बाय एच सी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। P लैम्डा बाय एच सी की वैल्यू हम जानते हैं 2 × 10⁻⁻25 हमारे पास होता है, तो n बराबर हो गया 5 × 10⁻24 P लैम्डा। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ गया, और यहाँ पावर आपको दे रखी है 10 वॉट। इसका कितना परसेंट कन्वर्जन हो रहा है? जो भी लाइट आ रही है, लाइट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमारे पास में आ रहे हैं। कितना परसेंट कन्वर्जन हो रहा है उसमें? 60% कन्वर्जन। इसका टोटल एनर्जी का 60% कन्वर्जन अगर देखें तो पावर आपके पास दे रखी है इसका 60%, क्योंकि पावर होता है टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, इंटू लैम्डा। लैम्डा मीटर में रखते हैं तो 500 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 इसको कर दिया 500 × 10⁻⁻9। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया सेकंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो इंटेंसिटी आपको दे रखी है, आपको यूनिट से पता पड़ रहा होगा कि हमारे पास क्या दे रखी है, इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर, पावर पर यूनिट एरिया। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ रही है, एरिया आपको दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं बच्चों फोर्स F बराबर क्या होता है? 2P/c, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, और हम यहां पर ये भी जानते हैं कि इंटेंसिटी ये क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। तो यहां से आप P को लिख सकते हो I × A, और वो मैंने यहां रख दिया IA। तो 2 इंटेंसिटी आपके पास है 5 × 10⁻⁻4, एरिया आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 12 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ, 3 × 10⁸, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये फोर्स लगेगा, ये आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन दे रखा है आपको मेटल का 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0। तो आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन गिवन है, वेवलेंथ आपको बताना है मेटल की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आप जानते हो कि फोटो करंट क्या होता है? 0। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.28 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आप सब जानते हो इक्वेशन EV0 बराबर E-5 होता है। EV0 अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E को लिखेंगे 12,400 अपॉन लैम्डा -5। अब यहां पर V0 कितना रख दूं? 0.28 वोल्ट। ठीक है, आप जानते हो EV0 बराबर E-5। ठीक है, EV0 कितना है? 0.28 वोल्ट। ठीक है, बराबर E 12,400 अपॉन लैम्डा -5। फाई आपके पास यहां पर कितना गिवन है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर सोल्व करें, सेम इक्वेशन आपके पास आ गई 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 12,400 अपॉन लैम्डा माइनस ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, ऐड करूंगा, तो हमारे पास 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.48, तो 12 बराबर हो जाएगा 12,400 के, और यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो 5,000 एंगस्ट्रॉम। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3। मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं, 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, λ1 और λ2।
और मैक्सिमम स्पीड जो है भाई, लाइट गिराएंगे तो फोटोन्स आएंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। और उनकी अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी मैक्सिमम स्पीड का आपको रेशियो दे रखा है। मैक्सिमम स्पीड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स आर इन द रेशियो, ये दे रखा है इनका रेशियो मैक्सिमम स्पीड का। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ई माइनस फाइव, और ई की वैल्यू यहाँ है 12,400 अपॉन लैम्डा, ये हम जानते हैं। तो पहले इक्वेशन की बात करते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा वन। लैम्डा वन कितना था आपके पास, 620 नैनोमीटर था, इसको एंगस्ट्रॉम में रख दिया, 6200 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, जब वेवलेंथ कितनी थी 310 नैनोमीटर, उसको मैंने लिख दिया 3100 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं बच्चों, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 2 का डिवाइड लगाएं तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास m कैंसिल हो गया, हाफ m कैंसिल हो गया, m/2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे, देखो 12,400/6200 कितना हो गया बच्चों, 2 माइनस, और ये 5 का 5, और यहाँ इसमें अगर इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये 4 बन गया, -5 है, ये -5 आपके पास आ गया। इधर डिवाइड लगाए तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर आ गया। आपको v1/v2 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, इसकी वैल्यू 1/√3 दे रखा है, तो v1/v2 की जगह रख दिया 1/√3, और इसका स्क्वायर है, ठीक है, और इसका स्क्वायर आपके पास है तो ये 1/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास एज इट इज आ गया। इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए, इस 4 - 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 - 5 आ गया, और इसको 2 - 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 -3 5, और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो फाई की वैल्यू, और फाई यहां पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीईई, पीई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, भाई लाइट की वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं अपन, तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें, उसके लिए रोकने के लिए, एनोड पर रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारे पास है वो कितना चेंज हो रहा है, x से x/4 हमारे पास हो जाता है। तो आपको कहा गया कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कैथोड मेटल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकल रहे हैं, इस कैथोड मेटल का क्या निकालना है आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको निकालना है, ठीक है, जिस पर लाइट गिरा रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो लैम्डा आपके पास, इसको ई वी नॉट बराबर ई -5 होता है, ई को लिख दिया SC/λ और फाई को क्या लिख दिया SC/λ नॉट, ठीक है। यहाँ लैम्डा नॉट हम जानते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। दो इक्वेशन बनाते हैं, लैम्डा से 2λ हो गया, ठीक है, तो लैम्डा एक बार रखेंगे जब कब, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास कितना है बच्चों, x, और हम क्या करेंगे, जब लैम्डा की जगह 2λ लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन आ रही है, पर x से क्या हो गया, x/4 हमारे पास हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ v0 x/4 रख दिया, पहले x रखा था अब x/4, पहले वेवलेंथ लैम्डा था, अब वेवलेंथ कितना हो गया 2λ हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो आप बताइए EX/4, ये 4/1 हो गया। इधर डिवाइड करूंगा तो देखो SC तो कॉमन ले लिया, SC कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1/λ माइनस 1/λ नोट, और इधर डिवाइड लगाओगे तो 1/2λ माइनस 1/λ नोट, ठीक है, क्योंकि SC कॉमन आके कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 4/2λ ये आ गया, माइनस 4/λ नोट ये आ गया, बराबर यहां पर आप देख सकते हो इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नोट, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया 2/λ माइनस यहाँ पर, अब अच्छा देखो लैम्डा वाली टर्म्स हम सेपरेट कर रहे हैं और लैम्डा नोट वाली सेपरेट, तो यहाँ 2/λ है, ये आ गया, इस 1/λ जो था इसको इधर लिया है, माइनस 1/λ हो गया, इसको उधर ले गया 4/λ नोट, और ये पहले से 1/λ नोट इधर था, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 2 - 1 1/λ आ गया, और 4 - 1 3/λ नोट। तो यहाँ से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा नोट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3λ, यह आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन पीई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड कैथोड, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस गिवन है 0.5 मीटर। ऑप्टेंट और यहाँ पर आपके सैचुरेशन करंट इतना दे रखा है जब इतनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, और ये आपको दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। रेस्पेक्ट इफ डिस्टेंस इज मेड 1.5, अगर हमने क्या करा 0.5 से कितना कर दिया 1.5, तो आपसे कहा गया है कि सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो टर्म्स आपको बतानी है, ठीक है। तो हम जानते हैं करंट का डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है I इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I2/I1 बराबर क्या हो गया D1, क्योंकि I1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/D1², I2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/D2²। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड लगाएंगे तो I2/I1 आ जाएगा D1/D2 का होल स्क्वायर। यहां से हमें I2 निकालना है तो I2 निकाल सकते हो। I2 बराबर क्या हो गया, I1 उधर चल जाएगा, I1 दे रखा है आपको 45 मिली एम्पियर, और D1/D2 का स्क्वायर, D1 कितना था पहले 0.5, अब कितना चेंज कर दिया हमने 1.5, और इसका स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा I2 की वैल्यू। अच्छा बताइए, हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी या करंट है, करंट डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करती है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि इंटेंसिटी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये हम जानते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ये कब वैलिड है, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम डिस्टेंस वेरी करते हैं तो डिस्टेंस वेरी करने से करंट चेंज होगा या इंटेंसिटी चेंज होगी। और हम ये भी जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्योंकि डिस्टेंस चेंज करने से सोर्स, और अगर हम बात करें सोर्स और पॉइंट सोर्स जो भी है हमारे पास और कैथोड के बीच की अगर अपन सेपरेशन चेंज कर रहे हैं तो सेपरेशन चेंज करने से, डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता इंटेंसिटी पर अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले हमारे पास कितना था बच्चों, देखो 9 वोल्ट, और अभी भी 9 वोल्ट ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट, सो प्रोड्यूस फोटोन इज इंसिडेंट ऑन मेटल। देखो वो कह रहा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है 8.09 है वोल्ट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मेटल की कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास N2 मान लो आपके पास है, थर्ड 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N बराबर 3, और ग्राउंड स्टेट जो होता है वो हमारे पास N बराबर 1। यहां से यहां जंप किया, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से फोटोन रिलीज हुआ, और इस फोटोन को किसी मेटल पर गिराया है हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए। यहां से फोटोन जब आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ किसी एटम में तो यहां फोटोन रिलीज हुआ, ये फोटोन किसी मेटल पर आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन था 8.09 वोल्ट, तो आपको बताना है किसकी वैल्यू, यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। हम जानते हैं कि E₀ बराबर होता है E-5। अच्छा बताइए, V0 आपको दे रखा है यहाँ 8.09, तो यहाँ 8.09 वोल्ट रखोगे तो 8.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। E की वैल्यू आपके पास कितनी है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5, ठीक है। आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, देखो हमें ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है 2 से 1 में होता है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 3 से 1 में होता है तो 12.09। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है, क्योंकि ये होता है कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस, ये था 10.2, ठीक है, ये डिफरेंस, और ये 12.09, तो ये एनर्जी आ गई 12.09 इस तरह से, ठीक है।
या आप चाहो तो निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं कि ई अप्रोक्सीमेट फोटोन की जो एनर्जी हमारे पास होती है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है आपको पता है, देख सकते हो आप, ई हमने पढ़ा है अप्रोक्स 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 n2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, n1 n2 की वैल्यू आपको पता है, n1 1 n2 3, ये रखेंगे तो भी फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर रखेंगे और 12.09 अप्रोक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो फाई निकाल सकते हैं, ये 12.09 इसको उधर ले जाए, फाई को उधर लिया है, फाई इधर आ गया तो ये प्लस हो गया और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 12.09 माइनस 8.09 और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई की वैल्यू आ गई। और हम जानते हैं बच्चों फाई लैम्डा नोट निकालना है तो इसकी टर्म्स में होता है 12,400 अपॉन लैम्डा नोट और यहां से आप निकाल सकते हो लैम्डा नोट और ये आ गया 3100 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, देन कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज करना है, चेंज निकालना है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या निकालना है, चेंज। देखो यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम से घटकर कितनी हो रही है, 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, आसान तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h अपॉन √2m/m², जहां v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और v अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो h हम जानते हैं 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड में। मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है वो यहां रख देंगे, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का वो रख देंगे, और अगर ये सब वैल्यूज रखेंगे तो अप्रोक्स में लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए अप्रोक्स वैल्यू 12.27 अपॉन √v, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये अगर आप रखोगे तो ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। अगर ये वोल्ट में रखोगे तो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी, ठीक है, वोल्ट में रखोगे एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं ये कब आएगा, इस फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज रख दूं, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो ये सब वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12.27, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये तो हो गया लैम्डा ई स्क्वायर, ये यहाँ लिख दिया, 12.27 का स्क्वायर 150.6 अप्रोक्स, 150 मान लेते हैं अपन, 150 अपॉन v, तो यहाँ से मैं v लिख सकता हूँ, v इज अप्रोक्स 150, अप्रोक्स ले लेते हैं अपन, ये अप्रोक्स आपके पास हो जाएगा 150 अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, वोल्ट में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए v1 निकालते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के लिए, पोटेंशियल 150, लैम्डा 1 था पहले, 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम में रखते हैं इसको, तो 1 का स्क्वायर और ये आ गया 150 वोल्ट। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से v2 निकाल सकते हैं। v2 कैसे निकालोगे, 150 अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर, और लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम में कितना हमारे पास रख दोगे, 0.5, और इसका स्क्वायर करोगे ये हो गया 600 वोल्ट। पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K बराबर QV, हम ये जानते हैं, तो यहाँ से K1 और K2 निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी तुरंत आएगा, ठीक है। तो K1 आ गया यहाँ से 150 अपॉन 150 Q इंटू V करोगे, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जानते हो ना भाई, आप जानते हो K बराबर होता है QV, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इंटू V कितना है हमारे पास यहाँ पर 150 वोल्ट, और यहाँ से आ जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आपके पास आ जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऐसे ही V2 निकाल लोगे आप, सेम V2 आ जाएगा, K1 पता है, K2 आ गया, V2 से K2 आ गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1 हमारे पास, और ये आ जाएगा 600 माइनस 150, और ये कितना हो गया 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा आपके थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है,
फोटोन का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ टर्म्स ध्यान रखनी पड़ती है, उसकी बात करते हैं अपन अभी। हैव इक्वल एनर्जीज, एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन और फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है, जहां सी स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखा है और वीई यहाँ जो शो कर रखा है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है। स्टार्ट करें। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कर दिया सेम। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम सब जानते हैं k बराबर हाफ mv², और ये अगर मैं यहाँ रखूंगा फोटोन, फोटोन के केस में हम सब जानते हैं कि hc बाय लैम्डा एक ही फॉर्मूला होता है, यही इसकी काइनेटिक होती है, यही इसकी टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हमें हाफ mv² ये रख दिया, फोटोन के लिए लिख दिया hc बाय लैम्डा, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आपको यहाँ वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो वेवलेंथ लाना पड़ेगा, ठीक है। फोटोन की है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे लाओगे, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है। और यहां से मैं निकाल सकता हूं me, और me बराबर मैं लिख सकता हूं h/λe इंटू वी लिख सकते हैं। और इस me को उठा के मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, यहां पर लिख सकता हूं, ये me रखूंगा तो हाफ me की जगह h/λe v स्क्वायर पहले से है बराबर hc बाय लैम्डा, ठीक है। अब रेशो निकालना है, आप देखिए एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो लैम्डा ई को ऊपर ले गया, एक ये h से h भी कैंसिल है ना, तो लैम्डा ई ऊपर जाएगा, तो लैम्डा ई बाय लैम्डा पी, ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ वी ई बचा, ठीक है, और 2 बचा और c नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर वी ई बाय 2c। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, एनर्जी मीन्स काइनेटिक, तो ऐसा आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ H2 एंड O2 गैसेज आर केप्ट एट 127, ठीक है, ये H2 गैस की बात कर रहे हैं, और O2 गैस के लिए क्या दे रखा है, टेम्परेचर इतना, तो आपको क्या करना है, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, गैसियस मॉलिक्यूल्स की हम जानते हैं लैम्डा बराबर h/√3m/kT। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है तो जो कांस्टेंट है इनको हटाइए और प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। h कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट और k बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ये भी एक है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां से लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√mt लिख सकते हैं। और आप बताइए, अगर मुझे रेशो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेस्पेक्टिवली, अगर अपन बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, देखो पहले हाइड्रोजन था फिर ऑक्सीजन, इनके लिए, तो आप मुझे बताइए लैम्डा S2 अपॉन, है ना, इनवर्स है, तो लैम्डा S2 अपॉन लैम्डा O2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, mt/mt, पर इनवर्स है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो नीचे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन तो नीचे हाइड्रोजन, इनवर्स है, और अगर यहाँ ऑक्सीजन तो ऊपर ऑक्सीजन, इनवर्स है इसलिए, ठीक है, लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मास कितना होगा 32 mp, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर देखो ऑक्सीजन का 927 डिग्री सेल्सियस है, पर हम केल्विन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये के जूल पर केल्विन में होता है, तो फिर इसे केल्विन में रखेंगे, ठीक है, ये केल्विन में होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें 273 ऐड कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में आपने कन्वर्ट किया। इसके बाद मास हाइड्रोजन इसका कितना होगा, H2 का 2 mp, mp से मास ऑफ प्रोटोन, और इसका टेम्परेचर कितना है 127, और 127 है, तो आप मुझे बताइए इसमें 273 ऐड कर दूं, तो ये आपके पास आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखो mp से mp तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 4/4√3/a, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ये देख सकते हो 4√3/a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब n बराबर 3, और ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय उत्तेजित अवस्था सेकंड एक्साइटेड स्टेट में घूर्णन कर रहे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग देरी होगी, निकाल सकते हैं। देखो, रिवॉल्व जब भी करता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों, n लैम्डा बराबर 2πr, ठीक है, जब भी रिवॉल्व करे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो n लैम्डा बराबर 2πr। अच्छा, सेकेंड एक्साइटेड n बराबर 3 यहाँ रख दिया, लैम्डा 2 × π × r, पाई 3.14, 22/7,
इंटू आर, आर रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस हम जानते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय जेड होता है यंगस्ट्रॉम में। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के केस में z बराबर 1, n बराबर यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, r की वैल्यू यहां पुट कर दी है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर सॉल्व करोगे तो लैम्डा अप्रोक्स यहां से आ जाएगा आपके 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान से सुनना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, इन सभी पार्टिकल्स की क्या कह रहा है, सेम स्पीड से सब मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इसको अरेंज करना है आपको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा सभी एक समान चाल से गति करें, तो इनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अच्छा अब जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इक्वेशन की बात करें, v सेम दे रखा है तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, h बाय एम वी। तो h बाय एम वी, v सेम है आपके पास, चाल सेम है इनकी, स्पीड, तो मैं यहां पर जो कांस्टेंट है उनको हटा देता हूं, ये हटा दिया कांस्टेंट, ये सेम दे रखा है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। अच्छा एक चीज बताइए, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग आपके पास मतलब सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ आएगी, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, इसका मास सबसे ज्यादा होगा, और हम जानते हैं सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा का, उससे कम मास ड्यूट्रॉन, उससे कम न्यूट्रॉन, उससे कम मास प्रोटॉन, और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर बात करें, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, अप्रोक्स हम सेम मानते हैं पर थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। और जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो सबसे कम वेवलेंथ अल्फा की आएगी। असेंडिंग में अरेंज करना है, उससे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी ड्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज्ड बाय 19%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। परसेंटेज चेंज निकालना है, किसी में भी परसेंटेज चेंज पूछता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अगर 5% से ज्यादा है, जो भी एरर आपके पास हो। तो यहां पर आप देखिए, अगर लैम्डा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले हमें सोचना है लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन √2m के। इलेक्ट्रॉन की बात करें, h कांस्टेंट, 2m कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। जैसे वेवलेंथ ने पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है, और ये वैल्यू किसमें निकालनी है, परसेंटेज में। तो इस लैम्डा 1 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1, ये 1 हो गया, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू क्या कर दूं मैं, 100, ये आपके हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, कुल मिला के यहाँ लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया। परसेंटेज चेंज वेवलेंथ में अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो तो लैम्डा और लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 निकालना है, ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 बराबर √k1 बाय k2, इनवर्स है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 k1 बाय k2 √। काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो कितनी थी, 100%, कितनी डिक्रीज हुई, 19%, तो k2 कितना रह गया, 81%। और ये अगर आप देखोगे तो ये आ गया 10, इसका √, इसका आ गया 9, और इस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देते हैं हम। ठीक है, और अगर यहाँ रखोगे तो ये आ गया 10/9 -1, इस जगह रख दिया, इंटू 100, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.1%। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच न्यूक्लियस हैज रेडियस 1/3 ऑफ ऑस्मियम 189। ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस ऑस्मियम की 1/3 हो। चलिए, ये दे रखा है आपको नाइट्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या नियोन। हमने मान लिया कोई न्यूक्लियस है X, इसकी रेडियस ऑस्मियम जो है इसकी 1/3 है। इसकी रेडियस अगर आ रही है तो इसकी 1/3 r/3 लिख दिया।
इसका मास नंबर 189 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ऑस्मियम का मास नंबर गिवन है आपको। तो आप मुझे बताइए ऑस्मियम 189 ये इसका मास नंबर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इसका मास नंबर पता है, अब इसका मास नंबर निकाल लेते तो पता पड़ जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियस है। हम जानते हैं रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन क्या होता है, r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, लिख सकता हूं। अब यहां से देखो a1 इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब, a2 इज प्रोपोर्शनल टू r2 का क्यूब, a1 बाय a2 क्या हो गया, r1 बाय r2 का क्यूब। तो a1 निकालना है, इसको यहीं रहने दो, a2 उधर ले गए, a2 कितना है 189 ये रहा, r1 कितना है r/3 यहाँ रख दिया, r2 कितना है r ये रख दिया और इसका क्यूब, ये r से r कैंसिल हो गया और 1/3 का क्यूब कितना हो गया 27, 1/3 का क्यूब 1/27, तो ये आ गया 189/27 और इसका आंसर आ जाएगा 7, मतलब जिसका मास नंबर 7 हो। अब इनमें देखो आप किसका मास नंबर 7 है, नाइट्रोजन में क्लिक कर देना वो तो। अगर हम बात करें इसका Z7 होता है, लिथियम 37, ठीक है, इसका मास नंबर 7 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सेकंड, या आंसर सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है अगर 1 माइक्रोग्राम मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन कैलकुलेट रिलीज्ड एनर्जी इन किलोवाट आवर, KWH में निकालना है, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित हो, KWH में आपको निकालना है एनर्जी, ठीक है। अच्छा बताइए डेल्टा एम मास डिफेक्ट दे रखा है 1 माइक्रोग्राम, हम ये किस में रखते हैं बच्चों, रिलीज एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, पर डेल्टा एम केजी में रखते हैं, तो ये केजी में रखा, देखो 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 ग्राम, अभी ग्राम में है अब किलोग्राम में, इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी स्क्वायर, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर 16, एनर्जी आएगी जूल में, ठीक है। यहाँ तक क्यू बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 7, सॉल्व करोगे 9 वैल्यू है, पावर देख लो 10 की पावर -6 -3 कितना हो गया -9 और +16 ये हो गया 10 की पावर 7 प्लस का। अब KWH का रिलेशन 1 KWH में इतने जूल होते हैं, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहो इस तरह से कर सकते हो, 1 KWH बराबर किलो मतलब 10 की पावर 3, ये 10 है, ठीक है। ये है 10 की पावर 3 किलो, वॉट मतलब जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड। और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3.6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये 0 है ना, 6 ना समझे इसको, 3600, ठीक है, ये 0। अब देखिए ये आ जाएगा 3, यहाँ से 1 KWH 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, अगर जूल को KWH में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल बराबर 1 KWH अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर 6, इसका डिवाइड लगा देंगे इस वैल्यू में तो KWH में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 KWH और ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई एंड ऑल्सो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और मास डिफेक्ट आपको दे रखा है 0.00239 AMU, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो होती है m इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपके पास आ जाए 931.5 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ m क्या है, ये वो मास होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट आपको गिवन है ये वैल्यू। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है EBB है ना, तो आप निकाल सकते हो डेल्टा एम, जो भी आपके पास है वो मास डिफेक्ट है, उसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है इनटू, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट जो भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर वो मास एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इनटू 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके बाइंडिंग एनर्जी। और अगर पर न्यूक्लियन निकालना है तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि आपके पास ड्यूटेरियम की बात कर रहा है, और ड्यूटेरियम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर H12 डिवाइड बाई 2 अगर अपन यहाँ पर करेंगे
तो हमारे पास पर न्यूक्लियन आ जाएगी, 2 न्यूक्लियन है, पर न्यूक्लियन निकालनी है तो EBN हमारे पास आ जाएगी 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। ये एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ठीक है। और इस इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इनकी X, A और B इन तीनों की क्या दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, इतनी है। और आपको क्या निकालना है, रिलीज एनर्जी। अच्छा बताओ, ये X ये इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, इसकी पर न्यूक्लियन इतनी, इसकी पर न्यूक्लियन और इसकी पर न्यूक्लियन इतनी, ठीक है। तो हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं पहले, क्योंकि रिलीज किया जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी फाइनल प्रोडक्ट की, फाइनल की निकाल लेंगे और इनिशियल की, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप बताओ, अगर इसकी पर न्यूक्लियन इतनी है 7.4, तो 200 न्यूक्लियन की कितनी होगी, 200 इंटू 7.4, ये इनिशियल की आ गई। ऐसे इस फाइनल प्रोडक्ट की भी बाइंडिंग निकाल लो, पर न्यूक्लियन इसकी कितनी है 8.2, तो ऐसे 110 न्यूक्लियन है तो 110 इंटू 8.2 ये इसकी बाइंडिंग आ गई। और इसकी बाइंडिंग कैसे निकालोगे, 90 न्यूक्लियन से, पर न्यूक्लियन है 8.2 इंटू 90, तो ये फाइनल प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग आएगी, दोनों की बाइंडिंग ऐड करेंगे तो फाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएंगे, ये टर्म ये आ गई फाइनल वाली, माइनस लगा दिया और ये इनिशियल। अच्छा आप देखो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। देखो 8.2 यहाँ कॉमन आ गया, तो ये 110 प्लस 90 200 हो गया, ये 200, और यहाँ भी 200 कॉमन ले लिया, 8.2 यहाँ बचेगा और 7.4 ये, और ये सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 0.8 ये आ गया 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूजन और रिएक्टर जनरेटिंग इतने किलोवाट पावर, 1000 किलोवाट, और आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों ये फॉर्मूला, पावर जो होती है N/T नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर सेकंड, उसकी रेट इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आपसे N/T पूछा है यहाँ पर, तो N/T निकाल सकते हैं। देखो N/T बराबर हमारे पास कितना आ गया, P/200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। P आपके पास दे रखा है वॉट, ये 10⁶, और 200 मेगा, मेगा मतलब 10⁶। देखो ये वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकंड, वॉट है ना, तो ये जूल पर सेकंड, तो इसको भी आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेगा मतलब 10⁶, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है पार्टिकल m मास का है, रेस्ट पर है, तो मोमेंटम 0, 2 मासेस में ब्रेक हुआ m1 m2 में, तो नॉन जीरो वेलोसिटीज में, तो इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आपको पूछा है λ1/λ2 की वैल्यू, ठीक है। आप जानते हो कंजर्वेशन लॉ से, अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा तो इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट पर था, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं। देखो ये m मास का था, ये रेस्ट पर था, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, मान लो m1 v1 वेलोसिटी से इधर गया, m2 v2 वेलोसिटी से इधर गया, इसका मोमेंटम p1 और इसका p2 मान लेते हैं। इनिशियली इसका मोमेंटम रेस्ट पर था, 0 होगा, तो इनिशियल 0। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो इसका मोमेंटम m1 v1, इसका m2 v2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1 v1 बराबर -m2। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अपन अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों अपोजिट में जाएंगे, तो तभी होगा मोमेंटम कंजर्व। लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv, तो यहाँ से लिख सकते हैं λ1 बराबर h/m1 v1, λ2 बराबर h/m2 v2, और λ1/λ2 पूछा है तो डिवाइड करेंगे तो s से s तो कैंसिल हो जाएगा, m2 v2/m1 v1, और m2 v2 बराबर अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर m1 v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा m2 v2 के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये v2 है, m2 v2, और m2 v2 की जगह अगर मैं m1 v1 रखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ये आंसर आ गया आपका थर्ड, इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस XZ है, 2 अल्फा पार्टिकल लिमिट कर रहा है, 3 बीटा पार्टिकल लिमिट कर रहा है, उनकी रेशियो निकालना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रेशियो निकालना है फाइनल न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। अच्छा देखो XZ है, सबसे पहले उसने कहा है कितने अल्फा, 2 अल्फा। आप सब जानते हो अल्फा डीके में Z इज डिक्रीज बाय 2, अगर एक अल्फा में 2 का सब्ट्रैक्शन तो 2 अल्फा में 4 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 4 सब्ट्रैक्ट करो, Z -4। एक अल्फा में मास नंबर में कितने का सब्ट्रैक्शन होता है, 4, तो 2 अल्फा में 8 का, तो यहाँ 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कोई नया न्यूक्लियस बन गया। फिर इसमें 3 बीटा, बीटा कौन सा मानोगे, नेगेटिव, एक नेगेटिव पे Z +1 होता है तो 3 पे +3,
और मास नंबर में कोई चेंज आता नहीं है, तो मास नंबर तो एज इट इज आ जाएगा A-8, और यहाँ आपके +3 करोगे तो Z-1, ठीक है। ये फाइनल न्यूक्लियस आपके आ गया Z-1 और ऊपर A-8, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस फाइनल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो आपको बताना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ लें कि किसका रेशियो पूछा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो। प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, Z-1, और न्यूट्रॉन कितने, ऐसे निकालते हैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो A-8 माइनस Z-1, और सॉल्व करेंगे तो ये अपन पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3rd। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक ढंग से सुना होगा, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको फास्ट रिवाइज करा के और आपके इनसे हेल्प मिलेगी, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मार्क्स, ये क्वेश्चंस आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, और आगे के जो चैप्टर्स हैं जो भी है उनकी सीरीज़ आपको आगे मिलती रहेगी।